Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, lecture number 7, which is nuclear fusion. चैप्टर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम न्यूक्लियर फ्यूजन के हवाले से पढ़ेंगे। वैसे जनरली स्पीकिंग के जो लेक्चर नंबर 6 था मेरा, विच इज जो आपका न्यूक्लियस का जो रिएक्शन होता है वो उसके हवाले से था, न्यूक्लियर रिएक्शन था आई गेस। तो उसमें मैंने बड़ी तफसील से आपको ये बताया था कि दो एटम्स अगर आपस में जुड़ते हैं तो उनकी क्या क्या बातें होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कुछ लॉज बताए थे जिनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर एंड लीनियर मोमेंटम, ये मैंने लॉज बताए थे, वो पूरे होने चाहिए। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करके चलते हैं एंड दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टूडेंट्स, जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन लेवल के, उनके न्यूक्लियस जब आपस में मिलते हैं और एक ग्रेटर एलिमेंट बनाते हैं, कंपैरेटिवली ग्रेटर एलिमेंट बनाते हैं या एटम बनाते हैं, सो उसको हम जो है वो फ्यूजन कहते हैं। आमतौर पे इसमें छोटे छोटे एटम आते हैं, यानी एक स्मॉल टाइप का एटम जब स्मॉल टाइप के एटम के साथ एक दूसरे उनका न्यूक्लियस आपस में जम होके एक बड़ा न्यूक्लियस बना ले, कंपैरेटिवली बड़ा न्यूक्लियस बना ले, तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, आमतौर पे हाइड्रोजन लेवल पे हो गया, हीलियम लेवल पे छोटे छोटे, या ड्यूट्रियम लेवल पे छोटे छोटे जो एटम्स हैं, न्यूक्लियस हैं, जब वो आपस में मिलते हैं और वो बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। यानी अ प्रोसेस वेयर टू और मोर लाइट न्यूक्लियर एटॉमिक न्यूक्लियाई, सॉरी लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी दो या दो से ज्यादा छोटे से एटॉमिक न्यूक्लियाई जब एक दूसरे के करीब आते हैं, कम क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, और वो बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और उस तरह बहुत बड़ी एनर्जी भी रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। यानी अगर फर्ज करें मैं एक एटम हमारे पास है ड्यूट्रियम का, ये हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है, अगर मैं इसको ट्रिटियम हाइड्रोजन के थर्ड आइसोटोप के साथ मिलाता हूं और इनके न्यूक्लियस जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास हीलियम 4 वाला बनता है और साथ ही एक न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाता है और एनर्जी भी रिलीज होती है। बिफोर सेइंग एनीथिंग, एक बात आपको बताऊं कि इन दोनों का जो टोटल न्यूक्लियर नंबर सेम होना चाहिए। जैसे 3 और 2 5 है, 4 और 1 5, 1 और 1 2 है, 2 और 0 2 हो जाएगा। और उसके अलावा जो इनकी टोटल मास एनर्जी है इनकी, ये देख लीजिएगा क्योंकि मैंने पिछला जो टॉपिक है उसमें बड़ी तफसील से बातें बताई हुई हैं, और इनकी वो बराबर होनी चाहिए। अगर फर्ज करें ये एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब हुआ कि ये जब दो एटम हमारे बनते हैं, यानी ये दो न्यूक्लियस मिले, ये दो डिफरेंट हमारे पास चीजें आई जिनमें एक न्यूक्लियस था और एक हमारे पास न्यूट्रॉन था, ये आई तो ये एक दूसरे से फ्रिक्शन खा के आएंगी और उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव होगी। सो ये दोनों साइड की मास एनर्जी हमारे पास बराबर होनी चाहिए। सो ये इसका लबे-लुबाब था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या फ्यूजन पॉसिबल है? क्या फ्यूजन पॉसिबल है? तो इसका सबसे सिंपल आंसर कि ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि दो ऐसे न्यूक्लियस जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो वो कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आते। बहुत उनके लिए जो है आपको उनको ज्वाइन करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि दे रिपेल ईच अदर, दे वोंट इवन कम क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। तो आपको बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए होती है। या तो ये एनर्जी आपको स्टार्स में मिलती है, जैसे हमारे सूरज है, हमारे सूरज के अंदर जो कोर है उसमें बहुत सारी गैसेज, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर से हीट जनरेट होती है और हीट से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। आप जितनी हीट जब किसी को दें तो हीट एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट होती है। सो वो जो उनके गैसेस के पार्टिकल के न्यूक्लियस होते हैं ना, वो जब इतनी एनर्जी के जेरे असर आते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर जम हो जाते हैं। तो हमारा सूरज फ्यूजन रिएक्शन का एक चलता फिरता सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी बात
कि इन स्टार्स में प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, एक्सेप्ट प्रेशर, ग्रेविटी का प्रेशर या फिर हीट का प्रेशर, ये उनको ज्वाइन करने में मदद देता है। तो मेरी बात याद रखो, उनको टेम्परेचर और हीट की मदद से वो एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे में जम तो होते हैं, लेकिन वो साथ एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करते हैं। याद रखें, अच्छी खासी एनर्जी रिलीज भी करते हैं, यानी जितनी एनर्जी लगाई होती है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि क्या यह हमारी लाइफ में पॉसिबल है फ्यूजन रिएक्शन? तो बच्चों ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। लाइट न्यूक्लियाई को हम डिफरेंट तरीकों से अपने एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में फ्यूज कर चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब में आप अगर हाइड्रोजन बॉम्ब देखें, वहां हाइड्रोजन से भरा हुआ बॉम्ब होता है और उसमें भी फ्यूजन रिएक्शन से जब अच्छी खासी जो उनके अंदर आपके जो बॉम्ब बना हुआ है उसमें आप पहले क्या करते हैं, अच्छी खासी हीट जनरेट करते हैं सो दैट कि वो तमाम जितने भी पार्टिकल हैं हमारे पास हाइड्रोजन के, वो एक दूसरे में जम हो जाएं और जम होके वो अच्छी खासी एनर्जी रिलीज करें और वो एनर्जी जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब में आपको की सूरत में मिल जाएगी। इसीलिए हाइड्रोजन बॉम्ब ज्यादा जो है खौफनाक होता है एज कंपेयर टू एटम बॉम्ब। एक क्वेश्चन राइज होता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब में इतनी हीट प्रोड्यूस करके उन दो एटम्स को कैसे जोड़ा जाता है? आप हैरान होंगे, मिलियंस का टेम्परेचर होता है आपके सूरज में, यानी उनके कोर में हमारे पास होता है। सो इतना टेम्परेचर हम कैसे प्रोड्यूस करें कि हाइड्रोजन बॉम्ब की जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे में ज्वाइन हो जाए और फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट हो, क्योंकि आमतौर पे फ्यूजन रिएक्शन आसानी से क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो इसका सबसे अच्छा रिप्लाई ये है कि फ्यूजन रिएक्शन जो कि एक्चुअली एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है, उससे पहले उसके अंदर फिशन रिएक्शन क्रिएट किया जाता है। फिशन रिएक्शन में दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होके दो तीन मुख्तलिफ डिफरेंट एटम्स यानी फिशन फ्रैगमेंट्स बनते हैं और हीट पैदा होती है। तो उसमें पहले फिशन रिएक्शन से यानी छोटे छोटे एटम बॉम्ब रखे होते हैं जो फिशन रिएक्शन के जरिए हीट पैदा करते हैं और उन हीट के जेरे असर होकर हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे में ज्वाइन होकर यानी फ्यूज होकर वो अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस करते हैं। यानी एक्चुअली फिशन से हीट पैदा की जाती है, फिर हीट जो है वो फ्यूज करती है एटम्स को और वो एटम्स क्या करते हैं हमारे पास अच्छी खासी वो जब एक दूसरे में जम होते हैं और हमारे पास बड़े एटम बनते हैं यानी कंपैरेटिवली, तो वो अच्छी खासी हीट जो है वो एमिट करते हैं और वो काफी मोहलक होती है। सो बच्चों ये इसका छोटा सा तारुफ था, लेकिन एक बात आपको यहां बताता चलूं कि ऐसा क्यों होता है, यानी दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो जम होते हैं, तो क्यों होते हैं, ये कैसे मुमकिन है और ऐसा क्यों हो सकता है? तो बच्चों देखो, आप इन दो एटम्स की बात करो, ये भी मैं यहां आपको ना एक ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, तो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम होती है, बहुत कम। जब ये ज्वाइन होते हैं ना, ये कंपैरेटिवली स्टेबल एटम बनाते हैं, ये स्टेबल एटम। तो स्टेबल एटम में अच्छी खासी हीट जो है ना वो आपकी निकलती है। सो एक्चुअली दो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड जो कि स्मॉल न्यूक्लियाइड हो, वो आपस में जम होकर कंपैरेटिवली आपके पास अच्छा न्यूक्लियाई बनाते हैं जो कि स्टेबल होता है और उसके साथ ही हीट भी एमिट करते हैं। याद रखें आप, मैं अभी आपको यहाँ पूरे क्या कहते हैं ग्राफ में ये सारा कुछ समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बात जरूर बताऊंगा कि साइंटिस्ट आजकल कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूजन रिएक्शन को यूज करके, हालांकि बहुत मुश्किल काम है, यूज करके कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी हम हासिल कर सकें, लेकिन कंट्रोल्ड एनर्जी हासिल कर सकें, जिस तरह आपके फिशन की एनर्जी को काफी हद तक कंट्रोल करके हमने प्रोड्यूस की है। सो आते हैं हम इस ग्राफ पर। डियर स्टूडेंट्स, जरा मुलाहिजा करें इस ग्राफ की तरफ। इस ग्राफ में जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये मास नंबर हमारे पास दिया हुआ है और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ठीक है। जैसे देखें आपके पास हाइड्रोजन जो ड्यूट्रियम है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से थोड़ी सी ऊपर है और ट्रिटियम की भी 2 पॉइंट सम है, ये 2.8 के करीब करीब है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। सो जब ये आपस में फ्यूज होते हैं,
सो हमारे पास क्या बनते हैं, हीलियम 4 बनता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा स्टेबल होती है। यानी यहां भी यही रीजन है, जैसे मैं पिछले तमाम लेक्चर्स दिए जा रहा था कि ये ऐसा एटम क्यों करते हैं, दे वांट ईच अदर to convert themselves in those atoms who are more stable, जो कि ज्यादा स्टेबल हमारे पास होते हैं। तो ये भी ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाने की एक कोशिश होती है। सो जितनी भी आप देखें, ये हमारे पास मास नंबर आगे एक्स एक्सिस में बढ़ता जा रहा है, यानी आप देखें कि आयरन हो गया या इसके पास पास निकल भी हमारे पास आता है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है पर न्यूक्लियन। सो इनमें फ्यूजन रिएक्शन नहीं होती। उसकी रीजन ये क्योंकि दे आर ऑलरेडी स्टेबल, तो वो अगर फ्यूज होकर किसी के साथ मजीद क्या स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि आपके पास दो शॉपर मौजूद हैं और दोनों शॉपर बड़े मुश्किल हैं, हो सकता है कि मतलब आप यूं ले लें कि शॉपर ना लें बल्कि आप एक कागज का कोई लिफाफा ले लें और दूसरा एक और कागज का लिफाफा ले लें, आप उसमें अच्छे खासा हैवी चीजें डालते हैं तो कागज का लिफाफा तो उसकी तो वो इतने आराम से उनको पकड़ भी नहीं सकेगा, तो नतीजा उसके फटने का अंदेशा हर वक्त होगा। सो अगर आप उन दोनों कागज के लिफाफे को के एटम्स को के आइटम्स को, नॉट एटम्स को, आइटम जैसे पकोड़े समोसे, उनको ज्वाइन करके आप एक बड़े शॉपर में डालते हैं, अब आपके लिए बड़ी स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल यहां भी ऐसा है कि जब आपके पास देखें एक पकोड़ों वाला बैग है, एक आपके पास समोसों वाला बैग है, आप जब इन मेरे स्टूडेंट्स पीछे सारे हंस रहे हैं, तो ये पकोड़ों वाला बैग है, ये समोसों वाला बैग है, और ये दोनों बैग बड़े ही अजीब से बैग हैं, यानी ये फटने वाले हैं। हमने इन दोनों को पकड़ के ज्वाइन करके एक बड़े से शॉपर में डाल दिया। अब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पावरफुल होगी, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ कि इनके न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स हैं अब वो आराम से अंदर स्टे रह सकते हैं। सो ये है, जितनी आप आगे के जा रहे हैं स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और आयरन में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है हमारे पास। सो ये उसकी रीजन थी। अब मैंने आपको याद हो, अगर मेरा पिछला लेक्चर में थोड़ा सा उसके हवाले से जरूर बताऊंगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस भी यहां लग रही हैं कि इस साइड की में देखें, एक क्वेश्चन आपके माइंड में हर वक्त आता है। वो क्वेश्चन क्या है कि ये ज्वाइन होके आपको एनर्जी क्यों दे देते हैं। देखिए आमतौर पे कुछ चीज जैसे बॉम्ब है वो ब्लास्ट होता है तो वो तो टुकड़े होके उसमें से एनर्जी निकलती है, तो भाई ज्वाइनिंग में एनर्जी क्यों आ जाती है, ये कहां से आपका सारे का सारा आ गया। तो आए हम इसको बड़े ये जो है ना मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस पार्टिकल पर जो कि हमारे पास ड्यूट्रियम का पार्टिकल है, ये H21, ये ट्रिटियम का पार्टिकल है, दे बोथ आर हाइड्रोजन्स, इन ये दोनों हमारे पास हाइड्रोजन है क्योंकि एटॉमिक नंबर इनका सेम है। एटॉमिक नंबर जो है ना वो एटम का नाम डिसाइड करता होता है। ठीक है, इसकी जो हमारे पास मैस होगा, इसका टोटल मैस वो 2.014102 होता है, 2.102 U होता है। यू एक यू किसके इक्वल होता है, याद रखें, एक यू होता है 1.6606 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 kg के, और ये 1/12 ऑफ कार्बन होता है हमारे पास। सो हमारे पास ये आ गया, जबकि ट्रिटियम 3.01604 U हो गया। यानी अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें और दोनों का कंबाइन मैस फाइंड करते हैं जो हमारे पास कितना है। एक बात थी, ये दोनों जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट हुए तो ये रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास। सो इन दोनों को ऐड कर ले। स्टूडेंट्स आपने ऐड किया, यस देखें स्टूडेंट्स मेरे कितने चाहिए थे, फौरन सारी चीजें कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 5 पॉइंट, यानी इन दोनों को ऐड करें 5.030151 U आ गया। ये अगर आप चाहें तो U की वैल्यू जो कि 1.6606 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 kg है, वो इसमें लगाकर आप टोटल मास kg में भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम एक तरीके से और चलेंगे, वो तरीका ये था, मैंने आपको कहा था एक U ये, और एक U की जो टोटल एनर्जी होती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये एनर्जी मैं बता रहा हूं, वो कैसे मैंने फाइंड की थी, मेरा गलबन दूसरा या पहला लेक्चर था या तीसरा था, उसमें मैंने बताया था E इज इक्वल टू mc² होता है, और ये मैस अगर इसके अंदर डालेंगे, c की वैल्यू जो कि स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8
मीटर पर सेकंड है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो एनर्जी हमारे पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। सो बच्चों अगर मैं इस U की जगह पर 5.030151 मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लूं तो मुझे यह पता चलेगा कि एक्चुअली अगर ये मास पूरे का पूरा एनर्जी में शिफ्ट हो जाता तो इसकी एनर्जी कितनी होनी थी, मल्टीप्लाई 931, तो ये एनर्जी हमारे पास आ रही है 4683 मेगा इलेक्ट्रॉन, 0.07 भी है, 0.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये थे हमारे पास रिएक्टेंट्स, ये ले स्टूडेंट्स। अच्छा अब ये तो था हमारे पास रिएक्टेंट्स, लेकिन जब हम जाएंगे प्रोडक्ट पे, दिस इज प्रोडक्ट, तो हमें इनके मास नंबर पता होना चाहिए। अब मैं जा रहा हूं प्रोडक्ट्स पे, मैं प्रोडक्ट्स को यहां रखूंगा, ये प्रोडक्ट्स है हमारे पास, प्रोडक्ट्स, ठीक है। कौन कौन से? पहला हमारे पास है हीलियम 4 वाला, जिसका मास टोटल होता है 4.002603, 4.002603 U, ये इसका होगा बच्चों। What is this न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन का होता है 1.008665 U, 1.008665 U। सो बच्चों अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूं, देखें मेरे स्टूडेंट्स ने ऐड कर लिया, तो वो लेकर आए 5.011268 U। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 U 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, एक U की वैल्यू ये डाल दें, तो जो आंसर मैथ्स का आएगा तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर डाल के उसका एनर्जी फाइंड करें, जो कि वो काफी लंबा प्रोसेस है। सीधे सीधे 1 U हमें पता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, दो आपको लेक्चर्स पहले मैंने ये बताया भी था। सो आप 5.011268 मल्टीप्लाई 931 अगर करें, वैसे 0.5 भी आता है लेकिन चले कुछ नहीं होता, काफी है। तो ये हमारे पास 466.549 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, दो पार्टिकल मिले, ये उनकी टोटल एनर्जी 4683 थी, और जब वो हमारे पास जो आया आउटकम आया प्रोडक्ट वो 4665 है। ये क्या बाकी किधर चले गए? यानी देखें इसमें कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है। कैसे हमें पता चलेगा? 4683.07 में से 4665.49 को माइनस कर लें ताकि हमें पता चले कितनी एनर्जी यहां कम आई है। तो आप इसको माइनस कर लें, ये हमारे पास आता है 17.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमारे पास कम आई है इस जगह पर प्रोडक्ट्स में, यानी रिएक्टेंट्स में ज्यादा थी, प्रोडक्ट्स में कम है। ये एनर्जी विच इज टू मच हाई, मेगा का मतलब मिलियन होता है, मिलियन यानी 10 लाख, यानी अगर 10 लाख से मल्टीप्लाई करें तो आपको इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, इन 10 लाख से मल्टीप्लाई करें, व्हिच इज टू मच। आप अंदाजा लगाएं कितने न्यूक्लियनों ने पार्टिसिपेट किया था, न्यूक्लियॉन्स कितने थे? इसके 2 न्यूक्लियॉन से, एक प्रोटॉन था एक न्यूट्रॉन था, इसके हमारे पास एक प्रोटॉन था और 2 न्यूट्रॉन थे, यानी एक्चुअली 3 तो 5 ने पार्टिसिपेट किया था, 5 पार्टिकल्स ने पार्टिसिपेट किया था। और जबकि यहां भी 5 ही थे न्यूक्लियन, और जबकि एनर्जी कितनी मिली? 17.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करके ये चेक करूं कि एक एक न्यूक्लियन आपको कितनी कितनी एनर्जी दे रहा है, सो वो बनती है 3.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन आपको इतनी एनर्जी दे रहा है, विच इज टू मच हाई। आप अंदाजा लगाएं, फिशन रिएक्शन होता है ना, फिशन यूरेनियम के बीच में होता है, या जितने भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, जैसे यूरेनियम में यहां के दिख रहा हूं U-235, ठीक है, 92, उसके साथ अगर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं और एक फिशन रिएक्शन
क्रिएट करते हैं, जो कि मेरा अगला टॉपिक भी फिशन रिएक्शन का, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें 236 न्यूक्लियॉन मिलते हैं, 236, 236, और सिर्फ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। याद रखें, यही फिशन रिएक्शन एटम बॉम्ब में यूज होता है। आपको 236 न्यूक्लियॉन, 236 न्यूक्लियॉन मिलके सिर्फ 200 जो है ना वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हैं, विच इज 0.9 और 0.8 से 0.9 पर न्यूक्लियॉन बनती है। जबकि फ्यूजन में 4 गुना ज्यादा, यानी वो 0.8 या 0.9 पर न्यूक्लियॉन मिल रही है, ये 3.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन मिल रही है। ये चीज हमें बताती है कि फ्यूजन की एनर्जी फिशन के मुकाबले में कई ज्यादा होती है पर न्यूक्लियॉन। सो इसलिए फ्यूजन को अभी तक कंट्रोल करना इतना आसान नहीं, बट फ्यूजन क्रिएट करना भी इतना आसान नहीं होता। जैसा कि मैंने इस लेक्चर के शुरू में बताया, यू हैव टू हैव मैसिव एनर्जी इन ऑर्डर टू जस्ट combine two small nuclei to join each other so that you could make comparatively a bigger nuclei and you could get a lots of energy out of it. So I hope आप लोगों को ये सारा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आपको लेक्चर कैसा लगा लाजमी मुझे कमेंट्स में पेश करें। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।